2020 में प्रवेग नाम का एक इंडियन स्टार्टअप अपनी पहली गाड़ी एक्सटिंक्शन को डेब्यू करते हैं और क्लेम करते हैं 2400 Nm का टॉर्क 0 to 100 5.4 सेकंड में 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग, सारा कुछ 40 लाख के प्राइस में। और इससे बड़े क्लेम करते हैं कि 2022 तक इस गाड़ी की 2500 यूनिट्स रोड पे होगी, 2023 तक इस गाड़ी की 1 लाख यूनिट्स रोड पे होगी, 2025 तक इस गाड़ी की 10 लाख यूनिट्स रोड पे होगी। 2022 में राहत है, इस गाड़ी की एक भी यूनिट सिंगल रोड पे नहीं आती। और ये ब्रांड इसको छुपाने के लिए अपनी डिफाई को अनवील कर देता है, अपनी एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी जिसमें आपको 400 हॉर्स पर मिलती है, 620 Nm का टॉर्क मिलता है, 0 to 100 4.7 सेकंड में मिलता है और 2.5 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है बैटरी में। टाटा मोटर्स भी 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देते हैं। और क्लेम करा कि इस गाड़ी के डेब्यू होने से पहले ही 3,000 लोगों ने इस गाड़ी के अंदर इंटरेस्ट शो कर दिया, 800 लोगों ने 40,000 रुपए अमाउंट देके इस गाड़ी को बुक करा लिया और अप्रैल 2023 तक इस गाड़ी की डिलीवरीज उन लोगों को मिल जाएगी। अब हम नवंबर 2023 में बैठे हैं, इस गाड़ी का भी कोई भी प्रोडक्शन रेडी वर्जन स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ तक इस कंपनी की फैक्ट्री भी सेटअप नहीं हो रखी। तो अगर आप देखें, गलती इस ब्रांड की भी नहीं है, इंडिया में एक नया कार ब्रांड बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लिटरली इम्पॉसिबल है। इंडिया में एक नई एयरलाइन बनाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू एक नई कार कंपनी बनाना। अ ग्रेट पर्सन सेड, इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर फ्रॉम द कार इंडस्ट्री, स्टार्ट बाय बीइंग अ बिलियनेयर। जिसमें पहले आपको अपनी गाड़ी की कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, जिसमें फॉर एग्जांपल अर्ली 2000s में इंडिया में सेडान्स का बूम आया, काफी सारी सेडान्स लॉन्च हुई। फिर उसके बाद हैचबैक्स का बूम आया, काफी लोगों ने हैचबैक्स ली, काफी प्रेफरेबल चॉइस थी। फिर एसयूवीज का बूम आया 2015 के आसपास और अब वो चल रहा है, हर एक बंदे का एसयूवी चाहिए। और अगर आप देखें दोस्तों, इंडिया में एक एवरेज न्यू कार का प्राइस है 10.6 लाख रुपीज, चाइना में ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए का प्राइस है और अमेरिका में 42 लाख रुपीज का प्राइस है एक एवरेज न्यू कार का। पर इसमें फर्क क्या है कि इंडिया में जो 10.6 लाख का प्राइस है, इसमें से भी कार मेकर को ऑलमोस्ट 40% सरकार को ही देने पड़ते हैं। तो इफेक्टिवली एक कार मेकर को अपनी गाड़ी को 6 लाख के प्राइस के आसपास में बनाना है हमारे इंडिया के कंज्यूमर्स को सर्व करने के लिए। तो मान लो आपको अपनी गाड़ी बनानी है इस वाले प्राइस पॉइंट के आसपास ही, तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी गाड़ी बनाने के लिए। एक तो है गाड़ी की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, मतलब इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, और एक गाड़ी को फैक्ट्री में फिजिकली बनाना पड़ेगा। गाड़ी की अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए आपको R&D एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और अगर आपको पर्सपेक्टिव दूं तो फोर्स मोटर काफी एक छोटा ब्रांड है, उसने अराउंड 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं अगले 4 सालों में R&D एक्सपेंडिचर में। अगर आप महिंद्रा का देखें तो महिंद्रा ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं एक सिंगल साल में R&D एक्सपेंडिचर में। मारुति ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं और टाटा मोटर्स 15,000 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं एक साल में R&D एक्सपेंडिचर में, अपनी नई नई कार्स को बनाने के लिए, अपनी एग्जिस्टिंग कार्स को बढ़िया बनाने के लिए। तो लिटरली अगर आप देखें, कोई भी एक नया बंदा है, मान लो कोई भी एक स्टार्टअप खोलने लगा है, उसके पास भाई 15,000 करोड़ नहीं होने वाले अपनी गाड़ी में लगाने के लिए और एक नई गाड़ी को बनाने के लिए। मान लो अगर वो काफी एफिशिएंटली भी काम करता है तो 15,000 करोड़ का काम एटलीस्ट 150 करोड़ में तो होगा ही, और 150 करोड़ सोर्स का करना भी काफी मुश्किल है। अगर मान लो कोई बंदा सोर्स कर भी लेता है 150 करोड़ और अपनी गाड़ी को बढ़िया इंजीनियर करा लेता है, बढ़िया डिजाइन करा लेता है सस्ते में, ऐसे बढ़िया एफिशिएंटली काम करा के कार्वर्सल प्रो से। और बाकी आप सब्सक्राइब भी कर लो, काफी मजे आ रहे हैं। ग्रो हो रही है हमारी कम्युनिटी, और ग्रो ये R&D कॉस्ट वैसे करती है जितनी बड़ी आपको गाड़ी बनानी है, और एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि उतनी ही रहने वाली है। भले आप 1 लाख करोड़ की कार्स बेचो, भले आप 10,000 करोड़ की कार्स बेचो, लेकिन जितनी आप कार्स बेचेंगे उतनी आपकी परसेंटेज कॉस्ट कम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी गाड़ी को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ की R&D कॉस्ट खर्चते हैं, और मान लो आपकी गाड़ी का प्राइस है 10 लाख रुपए और आप अपनी गाड़ी के पूरे लाइफ साइकिल में ऑलमोस्ट 1 लाख गाड़ियां बेचते हैं, तो टोटल आपका रेवेन्यू 10,000 करोड़ का होने वाला है उस गाड़ी से। और जो ओवरऑल आपकी गाड़ी का रेवेन्यू है उसमें 30% कॉस्ट आपकी सिर्फ R&D की हो गई, मतलब उस गाड़ी को डेवलप करने में आपको 30% कॉस्टिंग लग गई। और मान लो वही उस गाड़ी की आप 10 लाख यूनिट्स बेच पाते हैं उसके पूरे लाइफ साइकिल में, तो आप 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, और आपकी R&D कॉस्ट अभी भी 3,000 करोड़ ही आने वाली है। जिसका मतलब जो R&D कॉस्ट है आपकी ओवरऑल कार सेल्स का सिर्फ 3% हो गया, मतलब पर कार यूनिट पे सिर्फ 3% कॉस्टिंग ही R&D भी गई, जिससे कार मेकर के प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ सकते हैं एक्सपोनेंशियली उस वाली कार पे। जितनी कार्स वो बनाएंगे उतना उनका प्रॉफिट और बढ़ता रहेगा पर कार। पर दोस्तों, अगर हम इधर 1 लाख गाड़ियों की 10 लाख गाड़ियों की बात करें तो इन्हें बनाने के लिए हमें बहुत ही बड़ी फैक्ट्री चाहिए, और फैक्ट्री बनाने की कॉस्ट काफी एक्सपोनेंशियली हाई होती है। और एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दुनिया की सबसे महंगी फैक्ट्रीज में से एक है, जिसमें टेस्ला की गीगा फैक्ट्री ऑलमोस्ट 50-60 हजार करोड़ की प्राइस में बनती है, जो कि एक्सपोनेंशियली बहुत ही बड़ी होती है और एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है उसमें, उसको छोड़ दो। अगर आपको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक फैक्ट्री बनानी है जो कि डिसेंट स्केल की हो और इतनी गाड़ियां बना पाए जितना हम एस्पायर कर रहे हैं और एक बड़ा कार मेकर बनने की सोच रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 4-5 करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले जब फोर्ड को इंडिया में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना था सानंद वाली, तो उनको 4500 करोड़ खर्चने पड़े थे। और ये भी तब जब आधी फैक्ट्री उनकी इंजन असेंबली की है, आधी फैक्ट्री उनकी कार असेंबली की है। अगर पूरी फैक्ट्री कार असेंबली की होती तो उन्हें और ज्यादा खर्चने पड़ते। और इसलिए जब किया, MG या फिर सिट्रोन इंडिया में आए थे तो सारे कार मेकर्स ने ऑलमोस्ट $1 बिलियन के इंडिया इन्वेस्टमेंट प्लान
सेडान स्टार्ट किए थे, क्योंकि भाई बहुत पैसा लगता है फैक्ट्री को बनाने में। ऐसा नहीं है भाई लट्टुओं की फैक्ट्री बना रहे हो, बल्ब की फैक्ट्री बना रहे हो, लिटरली आप कार बनाने वाले हो उस फैक्ट्री में, दुनिया की सबसे महंगी कमोडिटी है। पर मान लो आपने फैक्ट्री बना भी ली, पैसे आपने सोर्स कर लिए, बाप दादा की जमीन थी सारी बेच के ऐसे भाई फैक्ट्री बना ली, मतलब इतनी तो किसकी होगी भाई, पूरा शहर थोड़ी होगा किसी का। पर भाई मान लो भाई आपकी फैक्ट्री वगैरह है, आपके पास पैसे है, आपने खुद ही खोली अपनी जमीन में फैक्ट्री, तो आपको अब कार पार्ट सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करने पड़ेंगे अपनी कार्स के लिए पार्ट को सोर्स करने के लिए, जिसमें एक गाड़ी में ऑन एन एवरेज 20,000 पार्ट्स डलते हैं। और एक कार मेकर ऐसा नहीं है हर एक पार्ट को खुद बना रहा है, कील कहीं और से आती है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन कहीं और से आती है, सीटें कहीं और से आती है। अब इसमें फर्क क्या है कि जोन सा कार मेकर जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देगा उससे ये सप्लायर उतने अच्छे से ट्रीट करेंगे, उन्हें उतना बढ़िया प्राइस देंगे और उन्हें उतनी बढ़िया कस्टमाइजेशन देंगे। इसलिए जो बड़े कार मेकर है वो अपनी कार्स को और सस्ती बना पाते हैं कि क्योंकि वो इनिशियली ही इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को देते हैं इन वाले सप्लायर्स को, तो वो इन वाले कार मेकर्स को बहुत ही बढ़िया कस्टमाइजेशन देते हैं, काफी सस्ता कोटेशन प्राइस देते हैं ताकि ये कार मेकर सस्ते में गाड़ी को बना पाए, जो कि एक छोटा एक नया स्टार्टअप मुश्किल से ही कर सकता है, क्योंकि भाई उसको ऑलमोस्ट 20-30% ज्यादा प्राइस पड़ेगा पर पार्ट, इनफैक्ट डबल भी प्राइस पड़ सकता है उसी पार्ट के लिए। जिसमें इसका एग्जांपल देने के लिए कुछ साल पहले 2018 में जब टेस्ला अमेरिका में काफी बढ़िया काम कर रही थी, तो डायसन के मालिक ने सोचा क्यों ना भाई हम भी अपनी एक ऐसी गाड़ी बनाए, हमारे पास इतने बढ़िया इंजीनियर्स है, हम भी ऐसी गाड़ी बनाएंगे अपने इंजीनियर्स का इस्तेमाल करके और रोड्स पे चलाएंगे। तो डायसन के मालिक ने अपनी N526 वाले कंसेप्ट पे काम करना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए इसकी डेवलपमेंट में। ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली थी जिसके अंदर डायसन की ओवरऑल थीम होगी, मतलब काफी सिंपल गाड़ी होगी जिसमें हर एक पार्ट काफी हाई क्वालिटी होगा और एक पर्पस के लिए बना होगा। इस वाली गाड़ी के डेवलपमेंट में काम करना शुरू कर दिया, 500 इंजीनियर्स को हायर कर लिया। पर 2 साल बाद और बहुत सारे पैसे और बेइज्जती कराने के बाद इस ब्रांड को पता चला कि जो 60 लाख वाली टेस्ला राइवलिंग ये गाड़ी ब्रांड बना रहा था, वैसी गाड़ी इस ब्रांड को खुद ही ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ की पड़ रही थी। तो ऑलमोस्ट कोई भी सेंस नहीं बनती थी ये गाड़ी को रोड पे लाके बेचने का, क्योंकि हर एक गाड़ी में ये ब्रांड लॉस खाता और ये ब्रांड कितनी ही अपनी गाड़ी को अप मार्केट कर लेता, क्योंकि भाई ऑलरेडी जो गाड़ी 50 लाख रुपए की है, आप मान लो 60 लाख की बेच लोगे, 70 लाख की बेच लोगे, पर ब्रांड को खुद ही 1.5 करोड़ की पड़ रही थी, क्योंकि टेस्ला अपने सप्लायर्स को बहुत ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था बैटरीज के, मोटर्स के, पार्ट्स के। वही डायसन एक छोटा ब्रांड है, इन्हें अभी पता नहीं था भाई कि कितनी इनकी डिमांड आने वाली है, तो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, तो इन्हें पर कार पार्ट ऑलमोस्ट 20% ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। तो ऑब्वियसली भाई कोई चांस नहीं है, इन्होंने बैक ऑफ कर लिया और अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और अराउंड 20,000 करोड़ अपनी फैक्ट्री में भी इन्वेस्ट करने वाले थे। पर ये भी मान लो आपने सॉर्ट कर लिया, आपने सप्लायर्स को भी अपने पास ले लिया, अपनी गाड़ी को आप मैन्युफैक्चर करना शुरू कर रहे हो। इसके बाद भी इंडिया में 3 डिफरेंट और एस्पेक्ट है जो कि इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है गाड़ी लेने के लिए, जिसमें अगर आप प्राइस में देखें तो अगर आप किसी भी सेगमेंट में टारगेट कर रहे हैं, मान लो आप 20 लाख वाले सेगमेंट में टारगेट कर रहे हैं क्रेटा वाले, तो अगर आपको उस वाले सेगमेंट में थोड़ा डेंट डालना है तो या तो आपको अपनी गाड़ी का प्राइस एग्जिस्टिंग गाड़ियों से कम रखना पड़ेगा एटलीस्ट 15-20% से, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस उन वाले बड़े कार मेकर से महंगी होने वाली है। पर मान लो आप रख भी लेते हैं तब भी आपको कम प्राइस में ज्यादा बढ़िया वैल्यू ऑफर करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर को थोड़ा इंसेंटिव मिले एक बड़े रिनाउंड ब्रांड को छोड़ के आने में, क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट ट्रस्ट पे बहुत ज्यादा चलती है। तभी इंडिया में अभी भी आधी जो कार सारी बिकती है वो मारुति की होती है, क्योंकि ब्रांड का ट्रस्ट बैठा हुआ है। बड़े बड़े टाटा मोटर्स या फिर ह्यूंडई जैसे ब्रांड ही इतना बड़ा ट्रस्ट नहीं तोड़ पा रहे, तो एक छोटा ब्रांड जो कि अभी अभी आया है उसके लिए तो और मुश्किल होगा। पर मान लो आप ये ट्रस्ट जीत भी लेते हो, लोगों को आपकी गाड़ी पसंद आती है, तो फिर आपको सेटअप करने पड़ेंगे आपकी गाड़ी की सर्विस पॉइंट। अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि भाई उसकी थोड़ी सर्विस वगैरह कम होती है। अगर आपकी गाड़ी आईसी इंजन वाली है भाई भूल जाओ भाई, कोई कुछ नहीं होने वाला। लिटरली भाई इंडिया में एक सर्विस पॉइंट सेटअप करना काफी मुश्किल होता है और आपको एक नहीं ऑलमोस्ट 200-300 सेटअप करने पड़ेंगे। तभी जब एमजी मोटर्स और किया इंडिया में आए थे तो इन्होंने आते ही ऑलमोस्ट 250-300 सर्विस पॉइंट्स या फिर एक्सेस पॉइंट्स को सेटअप कर लिया था, ताकि कस्टमर्स को विश्वास हो कि कंपनी जाने नहीं वाली, इसके आपको सर्विस सेंटर अवेलेबल हो जाएंगे हर एक स्टेट में और आपको मुश्किल नहीं होगी अपनी गाड़ी को सर्विस कराने में। मान लो आपने इस पे भी पैसे खर्च लिए, काफी पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे, तो इसके बाद आपको अपनी गाड़ी की रीसेल वैल्यू अच्छी रखनी पड़ेगी, जो कि इंडियंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिस गाड़ी की मार्केट में रीसेल वैल्यू काफी डिसेंट होती है वो जनरली काफी बढ़िया बिकती है, क्योंकि लोगों को पता है कि वो गाड़ी अगर खरीदते हैं और कुछ साथ चलाते हैं तो उन्हें काफी बढ़िया उसकी वैल्यू मिल जाएगी बेचने में, और ऐसा नहीं वो बहुत घाटा खाने वाली है। इसलिए जनरली इंडिया में जो बढ़िया रीसेल वैल्यू वाली कार्स है वो काफी तगड़ा बिकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। पर रीसेल वैल्यू एक ऐसी चीज है जो कि आप खुद सेटअप नहीं कर सकते, वो जनरली ब्रांड आइडेंटिटी पे, ब्रांड की कितनी डिमांड है और कितनी बढ़िया रिलायबिलिटी है गाड़ी में, कितने कम खर्ची है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, जैसे एमजी ने ट्राई किया था बायबैक प्रोग्राम के साथ, जिसमें वो अपनी गाड़ी को बेचते हैं और गारंटी देते हैं कि 5 साल बाद हम आपको इतनी वैल्यू दे देंगे अपनी गाड़ी की, जो कि भाई काफी कॉस्ट इंसेंटिव होता है, क्योंकि जनरली काफी सारे कार मेकर जितना प्राइस ऑफर करते हैं
उतनी उस गाड़ी की वैल्यू नहीं होती, स्पेशली ऐसे वाले न्यू ब्रांड्स के लिए, और इस पे भी काफी घाटा होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखिए ये सारे फैक्टर अगर आप संभाल लेते हैं तो शायद आप अपना नया कार ब्रांड खोल पाए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए कोई भी एक नया इंडियन कार ब्रांड आ नहीं रहा जो कि खुद कुछ बेस से स्टार्ट करके कुछ नया डेवलप करे और लोगों को सर्व करे। या तो बड़े बड़े एस्टैब्लिश ब्रांड्स है, या तो इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है जो कि बाहर के ब्रांड्स को लेके इंडिया में सेटअप करके बढ़िया बढ़िया गाड़ियों को लॉन्च कर रही है। अगर आप एक नए बंदे हैं इस वाली इंडस्ट्री में और आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना है, काफी मुश्किल है आपके लिए, पर ऑब्वियसली इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप चाहते हैं। और मैं तो चाहता हूँ भाई हम में से कोई कारवर्सल प्रो जो कि खुद का अपना ब्रांड सेटअप करे और भाई हम सब बोल पाए कि हम इसे जानते थे, ये एक पहले नॉर्मल इंसान था, अब एक कार ब्रांड का मालिक है। वाह कूल होगा। और बाकी सब्सक्राइब भी कर लो।